गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी का स्प्रिंग अप ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो कल हम देख रहे थे स्प्रिंग बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉर्निंग सेशन का पेपर। उसमें हमने क्वेश्चन 1 to 47 तक देख चुके थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो 27 वाला क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें यह था कि ट्रांस वसा लेने पे किसका स्तर बढ़ जाता है, तो LDL का स्तर बढ़ जाता है। जो स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था कि ऑयल होता है, जो वनस्पति ऑयल होता है, उसमें से डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे जैसे उसको गर्म करते जाते हैं तो वो एक सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र होते जाता है। ठीक है, तो पहले सिस होता है, ये सिस होता है, फिर ये सिंगल बॉन्ड ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस में कन्वर्ट होते ही धीरे धीरे गर्म करने पे सिंगल बॉन्ड, और ये इसमें क्या है कि लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड का स्तर बढ़ जाता है, वो कि LDL होता है। ठीक है, तो यही था यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रक्टोज शुगर होती है। फ्रक्टोज शुगर कौन सी होती है, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज होती है। ठीक है, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज होती है। और ग्लूकोज कौन सी होती है, जैसे ग्लूकोज को अपन बोलते हैं जो कि चीनी में पाई जाती है, और इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है। और ग्लूकोज मतलब ये ग्रेप्स में भी पाई जाती है। ठीक है, ग्रेप्स में पाई जाती है। माल्टोज माल्टेज में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी शुगर हो गई। तो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज हो गई। उसके बाद में है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है इनमें से। उसके बाद में ये इसका आंसर हो गया कि बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये फैक्ट है। और अदर टेस्टों को देख लेते हैं हम। तो अदर टेस्टों को देख लें। बिडाल किसके लिए, टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट। और एलिजा टेस्ट है, एलिजा टेस्ट किसके लिए, एड्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। बट एलिजा टेस्ट से ये नहीं बता सकते कि ये मतलब एड्स है या नहीं है, बट एलिजा टेस्ट एड्स को इनिशियल स्टेज पर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि प्रोबायोटिक में क्या होती है। ठीक है, प्रोबायोटिक में क्या होते हैं, प्रोबायोटिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रोबायोटिक में देख लेते हैं इसको। प्रोबायोटिक तो इसमें पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्रोबायोटिक में। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारे मतलब प्रोबायोटिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये प्रोबायोटिक है, ये हमारे मतलब खाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी बेस पे इसका आंसर है कि प्रोबायोटिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए, इसका आंसर है 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या है कि हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ है होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है विच वैक्सीन इज गिवन इन पोलियो। विच वैक्सीन इज गिवन इन पोलियो, पोलियो में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो पोलियो में कौन सी दी जाती है, तो पोलियो का रिलेशन है जैसे एक स्विच स्विच प्रोग्राम चलाया गया था। पहले एक स्विच प्रोग्राम चलाया गया था, तो जिसमें पहले पोलियो के 3 वायरस होते थे। ठीक है, 3 वायरस होते थे। तो इनमें जो सेकंड वाला वायरस है वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड से रिमूव हो चुका है, इराडिक्ट हो चुका है। तो उसके बेस पे अभी यहाँ पे ओनली बाईवैलेंट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाईवैलेंट वैक्सीन दी जाती है पोलियो के लिए। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई द कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, कौन सी डिजीज है वो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वही है कि कौन सी नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू कौन सी नहीं होती है। टाइफाइड होती है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ही होती है। और कोलेरा होती है, कोलेरा होती है, ये भी कंटामिनेटेड। हेपेटाइटिस ई होती है ये भी। तो इसमें मलेरिया है जो कि मलेरिया है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से नहीं होती, ये होती है एक मच्छर मॉस्किटो के काटने के कारण होती है मलेरिया। ठीक है,
अब संक्रमित जो कंटामिनेटेड वाटर उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि कंटामिनेटेड वाटर के लिए हनी सिंह काली टाई पहनकर हिप हॉप करता है। ठीक है, हनी सिंह काली टाई पहनकर हिप हॉप करता है। ठीक है, हिप हॉप करता है तो हनी सिंह हो जाएगा हैजा, जिसको कॉलेरा बोलते हैं, और एच के काली टाई। ठीक है, टी आई टाई से बन जाएगा अपने टाइफाइड बन जाएगा, कोलेरा बन जाएगा, और ऐसे हिपेटाइटिस ए बन जाएगा, और हिपेटाइटिस ए एंड ई हो जाएगा, और पोलियो हो जाएगा, और पेचिस हो जाएगा। ये सारे डिजीज हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं। उसके बाद में आता है कि पेंटावेलेंट टीका किन किन बीमारियों से रक्षा नहीं करती। ठीक है, पेंटावेलेंट टीके के बारे में है। पेंटावेलेंट टीका क्या है, तो पेंटावेलेंट टीके में आते हैं डीपीटी। ठीक है, डीपीटी का टीका लगता था पहले, तो ये ट्राइवेलेंट होता था डिप्थीरिया, पर्टिटिस और टिटनिस के लिए। ठीक है, डीपीटी का टीका लगता था, लेकिन उसके बाद में 2 बीमारी और ऐड करी गई थी इसमें, तो उनके तो डिप्थीरिया, पर्टिटिस और हेपेटाइटिस बी, ये तो डीपीटी हो गया। और उसके बाद में 2 चीज़ और, उनमें ये रोटा वायरस नहीं है। ठीक है, ये रोटा वायरस नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है ऊर्जा प्राप्ति का क्रम बताइए। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति का क्रम बताइए, तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। दी गिवन दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गेनिंग एनर्जी, एनर्जी गेन करने का। ठीक है, एनर्जी गेन करने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन करने का। अब यहाँ पे ये नहीं कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है उसके बेस पे गेन करने की बात हो रही है, या फिर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी किससे गेन की जाएगी। अगर यहाँ पे ये होता है कि एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी गेन किससे की जाती है, अब यहाँ पे एक वर्ड मैक्सिमम लगा दिया जाए, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक वर्ड लगा दिया जाए मैक्सिमम गेनिंग। ठीक है, मैक्सिमम गेनिंग ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम गेनिंग ऑफ एनर्जी देखें तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं कि लिपिड होता है। लिपिड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 9.3 के अराउंड एनर्जी होती है। प्रोटीन होती है, प्रोटीन 9.2 होती है, और इसमें 4 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, अगर मैक्सिमम एनर्जी गेनिंग क्या क्वेश्चन आता है तो ये आंसर हो जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि एनर्जी का सीक्वेंस किससे होगा, कि सबसे पहले एनर्जी किससे गेन की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी, ऑर्डर ऑफ गेनिंग एनर्जी ऑन बेस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के बेस पे देखें तो सीक्वेंस के बेस पे एनर्जी किसके में ज़्यादा आएगी। सीक्वेंस के बेस पे देखें तो अपन एनर्जी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से अपने को एनर्जी प्राप्त होती है, उसके बाद में प्रोटीन होती है, और उसके बाद लिपिड होती है। ठीक है, तो ये अपना होता है कि सबसे बाद में लिपिड से अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन है, ये कहाँ पे, ये मसल्स में जाके स्टोर होता है, और लिपिड है ये कहाँ पे, स्किन में जाके स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल सा सीधा सा फैक्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा समझाने को कुछ नहीं है। जैव ईंधन नहीं होते। ठीक है, जैव ईंधन नहीं होते। जैव ईंधन कौन कौन से नहीं होते, इसको यहाँ से देख लेते हैं इंग्लिश में। विच इज नॉट बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कौन से नहीं होते। ठीक है, तो बायोफ्यूल किन किन चीज़ों से, अब जैसे हम देखते हैं कि बायोफ्यूल किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है, तो सेम उन्हीं में बायोफ्यूल पाए जाते होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये सारी चीज़ों में बायोफ्यूल पाए जाते हैं। बट ये कि विटामिन है, विटामिन में बायोफ्यूल नहीं, मतलब ये विटामिन है जो कि बायोफ्यूल नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम देख सकते हैं कि विटामिन इज नॉट ए बायोफ्यूल। ठीक है, विटामिन में कोई भी ऐसे, बायोफ्यूल में क्या होता है कि कार्बन में हाइड्रोजन कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इनमें पाए जाते हैं। साथ में कार्बन एंड हाइड्रोजन, विटामिन में कोई भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं पाए जाते। ठीक है, अब यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है।
ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही की बात चल रही है। तो O प्लस ए सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो O प्लस मतलब जैसे O को बोलते हैं कि ये डोनर है, कि यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है। बट यहाँ पे O प्लस है, O प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे O माइनस आएगा। O माइनस इज द सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी प्लस सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी प्लस। तो उसके बेस पे हम दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल बी, इसका राइट आंसर होगा। ओ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ओ माइनस होना चाहिए था। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, टिटनेस दे रखा है, जापान एनाफ्लीज ये दे रखा है, पायरिया दे रखा है, और मीजल्स दे रखा है। ठीक है, तो जापान एनाफ्लीज ये किसके मच्छर के काटने से होता है, कौन से क्यूलैक्स मच्छर के काटने से जापान एनाफ्लीज होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि जो भी ग्रामीण इलाका है, रूरल एरिया, वहाँ पे बोलते हैं जनरली इसको कि ये अपने माइंड का बुखार आता है। ठीक है, जो कि क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और ये हो गया पायरिया और मीजल्स हो गए। पायरिया किसकी वजह से होता है, पायरिया इज ड्यू टू प्रोटोजोआ, पायरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, पायरिया रोग है। और मीजल्स है, मीजल्स शायद मीजल्स को खसरा बोलते हैं। तो मीजल्स होता है ये अपने आई थिंक कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टिटनेस होगा, कि जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, टिटनेस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद में गलत कथन को चूज करना है अपने को। ठीक है, तो गलत कथन को चूज करना है, तो ये इंग्लिश में ही देख लेते हैं इसको। ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे हैं, तो ये तो क्या होता है कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी की वजह से ये सारे रोग होते हैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो क्लाइनफेल्टर क्या होता है, 44+X0। तो ये क्या है, एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये है टर्नर सिंड्रोम का जो कि प्रोसेस है टर्नर सिंड्रोम की। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, 44+XX बाई एक मतलब जो कि फीमेल वाला जो भी क्रोमोसोम है उसकी अधिकता के कारण होता है। तो इसलिए 47 जो 23वां गुणसूत्र है उसकी अधिकता के कारण ये रोग होता है क्लाइनफेल्टर। तो यहाँ पे 44+XX बाई आना चाहिए था, यहाँ पे 44+X0 लिखा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मेल्स होते हैं, मेल में फीमेल्स वाले गुण आने लग जाते हैं। जैसे कि कुछ मेल्स में ब्रेस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट का निर्माण होने लग जाता है फीमेल की तरह, और वो उस डिजीज को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद सेकंड है कि डाउन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती और 13 क्रोमोसोम, तो 13 क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम होता है कि 21 क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर तो ये जो 23rd क्रोमोसोम है उसकी कमी के कारण होता है, तो इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, XY इसका होगा, जैसे कि ये तो गलत, ये भी गलत, तो 44+X0 ये होगा। ये टर्नर सिंड्रोम है, जनरली गर्ल्स में देखा जाता है। गर्ल्स में जिनका जो कि ब्रेस्ट का जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट है, कम फॉर्मेशन होना होता है, और उसमें जो कि उनका पीरियड्स का टाइमिंग है वो मिसिंग होने का जो भी इश्यूज रहते हैं वो टर्नर सिंड्रोम की वजह से होते हैं। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, 3 इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए। उसके बाद में पटाउ सिंड्रोम है ट्राइसोमी ऑफ द 18 क्रोमोसोम। तो ये 18 की वजह से नहीं होता, ये होता है 13 की वजह से पटाउ सिंड्रोम है जो कि। तो ये तो सारे इसमें इनकरेक्ट हैं। तो इसका डी आंसर आएगा यहाँ पे। ये सी मिस्टेक से लिखा है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी नहीं होती। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी नहीं है, उनकी एक ट्रिक है कि प्रीति जिंटा
ठीक है। प्रीति जिंटा को कुछ मलेरिया और ल्यूकेरिया हो गया था, तो इसलिए वो पराई रिया के घर पे रहने लगी, ठीक है, और पूरे दिन सोती रहती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो मलेरिया, पायरिया और निद्रा रोग, तो वो सोती रहती थी, उसका मीन्स है कि निद्रा रोग है, मलेरिया और ल्यूकेरिया और पायरिया, पराई रिया के घर पायरिया। तो इसमें जो खसरा है, जो मीजल्स है, वो प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता, ठीक है। ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। खसरा है जो, ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। हाँ, कौन सा कथन गलत है, अब ये देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है विटामिन B1, ये थियामिन सही है, ये रासायनिक नाम है। और इसके विटामिन B12 है, विटामिन B12 का नियासिन है, B3 का है, ठीक है, B3 का। और विटामिन B12 का है साइबोप्रोलिन करके है, ठीक है, विटामिन। तो इसमें आंसर बी इज राइट आंसर, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा इसका। हाँ, कोबलामिन इसका है। अब यहाँ पे आ जाता है जनन विटामिन किसको बोलते हैं, ठीक है। जनन प्रोडक्शन विटामिन किसको बोलते हैं, प्रोडक्शन विटामिन ई को बोला जाता है। ये फैक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विटामिन ई को एक ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, प्रोडक्शन विटामिन भी बोला जाता है, और ये होता है, ठीक है। तो विटामिन ई में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्यों इसको जनन विटामिन बोला जाता है। विटामिन ई अगर डिफिशियंसी और विटामिन ई की कमी आ जाए विटामिन ई की, तो उसके द्वारा जो जैसे बांझपन वाली शिकायतें आती हैं, ठीक है, स्टिलिन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, स्टिलिन जैसी प्रॉब्लम आती हैं, उनकी वजह से इसको जनन विटामिन बोला जाता है। तो इसलिए एक चाइल्ड प्रोडक्शन में, ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए अपने को विटामिन ई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उनमें विटामिन ई पाई जाती है। और ठीक है, अब हाल ही में किस बीमारी को 2027 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें फाइलेरिया है, फाइलेरिया रोग को ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया और जापान एनीसेफेलाइटिस ये रोग होता है, ठीक है। तो इन फाइलेरिया को 2027 तक इराडिकेट करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणीय रोग नहीं है, ठीक है, संक्रमणीय रोग नहीं है, कौन सा संक्रमणीय रोग नहीं। तो अब ये देखते हैं कि जो रतौंधी रोग है, जिसको अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ से समझ में आ सकता है नाइट ब्लाइंड। तो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसी में जेनेटिक डिजीज हो सकती है, ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज है, ना कि मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है। तो टाइफाइड, मलेरिया और पोलियो है, ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस है ये जेनेटिक डिजीज है। तो जेनेटिक डिजीज है वो कम्युनिकेबल नहीं होती है, ठीक है। फ्लोरोसिस के लिए द लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर शुड बी, ठीक है। फ्लोरोसिस के लिए कितना वाटर में फ्लोराइड होना चाहिए। तो इसके लिए है कि वाटर में, हमारे वाटर में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें फ्लोराइड है, फ्लोराइड भी कुछ अमाउंट में पाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पाया जाएगा तो भी इशू है, और ज़्यादा पाया जाए तो भी इशू है। तो इसमें क्या, मोर देन 1.5 अगर मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड पाया जाता है तो वो बेकार है, ठीक है। तो इससे अपने को कम ही पाए जाते हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस ये एक बीमारी है, ठीक है। तो ये RS 2021 में भी पूछा गया था, इससे रिलेटेड बहुत फेमस क्वेश्चन होता है इसका। तो एरिथ्रोब्लास्ट फर्टिलाइसिस रोग क्या है। तो इसमें आंसर होता है कि जो अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कोई भी मदर है, कोई भी लड़की नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, और कोई भी जिसकी उससे शादी होने वाली है जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसी बेस पे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस की वजह से आजकल जो शादी के टाइम पे ब्लड ग्रुप भी मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर किसी लड़की का नेगेटिव है और उसके पॉजिटिव है, उनकी शादी हो जाए तो उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं, तो फर्स्ट जो बेबी है वो तो प्लस के बेस पे, ठीक है, तो वो तो एक स्वास्थ्य बेबी पैदा होगा, लेकिन सेकंड बेबी है वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ देखने, इसके लिए एक टीका लगाया जाता है
डी वैक्सीन करके कोई एक टीका है वो लगाया जाता है, जो फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर अंदर वो टीका लगाया जाता है, जिससे कि आगे जो भी संतान पैदा हो वो स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है आजकल। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव माता, एक जो भी किसी बच्चे की माता है वो नेगेटिव होनी चाहिए, पिता पॉजिटिव, तो फर्स्ट बेबी है वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, RH कारक से संबंधित कौन सा सत्य है? RH कारक से हम देख लें। RH कारक को स्टीनर और लीनर और स्टीनर ने 1940 में इसकी रिसर्च की थी, और ये किस पे की थी? एक बंदर पे रिसर्च की थी। ठीक है, तो बंदर के जो RBC होता है, RBC पे एक संरचना पाई जाती है, उसको उसके बेस पे इसको RH फैक्टर दिया गया था। RH फैक्टर या डी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। RH कारक सभी मनुष्यों में उपस्थित होता है, तो सभी मनुष्यों में उपस्थित होता है, ये रॉन्ग है। इसकी अपन ने जैसे बोला कि ये सबसे पहले बंदर पे की थी। ठीक है, इसकी खोज 1940 में की थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। RH कारक WBC पे नहीं, RBC पे पाया जाता है, अपन ने देखा था RBC पे पाया जाता है। कारक ये प्रोटीन का बना होता है। हाँ, ये RH कारक है, ये प्रोटीन का बना होता है, इसलिए आंसर डी इज राइट। हाँ, RH रक्त समूह O से संबंधित सत्य कथन है। तो O है वो क्या है कि सर्वग्राही है, तो O ग्रुप है, सर्वग्राही है, तो ये सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें एंटीजन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें एंटीजन उपस्थित होता है ओ में अपन देखते हैं ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। ठीक है, कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। O+ सभी को रक्तदान कर सकता है। O+ सभी को रक्तदान कर सकता है। O पॉजिटिव, तो O नेगेटिव होता है कि जो सभी को रक्तदान कर सकता है। तो इसके बाद में स्टेटमेंट, हाँ सॉरी, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे है एब्सेंट की बात की गई है, तो इसमें आंसर सेकंड इज राइट। उसके बाद में देख रहे हैं सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मलेरिया, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस और दाद। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये है, तो ये देख सकते हैं अपन रिंग वॉर्म को देख सकते हैं। रिंग वॉर्म किसकी? फंगस की वजह से होता है, जो कि मतलब स्किन डिजीज है। रिंग वॉर्म फंगस की वजह से हो गया। तो हम यहाँ से देखते हैं डी में 1, बी और डी में से कोई भी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया में प्रोटोजोआ पढ़ा था हमने, अभी देखा था। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रीति जिंटा की इसकी ट्रिक है। प्रीति जिंटा को मलेरिया व ल्यूकेरिया हो गया था, इसलिए वो पराई दिया के घर पे रहती है और वहाँ पे सोती रहती है। तो ये देखा था, तो ये प्रोटोजोआ जनित है। तो अपन डी में 1 एंड ए में 4, तो ये देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर डी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, MMR वैक्सीन किसके लिए बनी होती है? MMR वैक्सीन में ये मीजल्स, मम्स और रूबेला हैं। तो यहाँ से ये डायरेक्ट अपन देख लेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला है इसका। विच टेस्ट इज डन फॉर एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज के लिए किया जाता है। इससे हम इस एलिजा टेस्ट के बेस पे ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति या किसी महिला को एड्स है या चाहिए। ये अगर इसकी टेस्ट मतलब ये कहना है कि इसको एड्स है, ये वेस्टर्न ब्लॉट्स के बेस पे किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट। और विडाइल टेस्ट तो हो ही नहीं सकता। विडाइल टेस्ट और टाइफाइड के लिए किया जाता है। इन मलेरिया प्लाज्मोडियम एंटर इन दी बॉडी। तो मलेरिया में मलेरिया के टाइम पे प्लाज्मोडियम वो एंटर करता है बॉडी में, किस फॉर्म में एंटर करता है? तो ये एक फैक्ट है। स्पोरोजाइट फॉर्म में ये प्लाज्मोडियम है वो एंटर करता है इस बॉडी में। ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज है वो किसके बेस पे होती है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ब्लैक लंग डिजीज है वो
एंथ्रोकोसिस के बेस पे होती है, एंथ्रोकोसिस के बेस पे होती है ब्लैक टंग लंग डिजीज। मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? मायोपिया, ठीक है, MYPIO मायोपिया। मायोपिया को देख लेते हैं, ये क्या है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको कि अपन नियर वाला दोष बोल देते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है? मायोपिया में जो पास वाली चीज़ें, नियर वाली चीज़ें, वो तो साफ दिखते, दूर वाली साफ नहीं दिखती। तो अब इसमें क्या होता है, और इसमें मायोपिया में जो ये जैसे अपनी आई देख लेते हैं, आई के पीछे जो लेंस लगा होता है, उसकी वजह से जो ये अपने को फिगर जो बनता है, जो भी इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो अपने को बनता है। ये मान लो रेटिना है, तो रेटिना से पहले अपने को बन जाता है। कोई भी चीज़ है, जो भी इमेज है वो रेटिना से पहले यहाँ पे बन जाएगी। रेटिना से पहले इमेज बन गई तो क्या करेंगे, अपने को इसको रेटिना पे बनाना। कोई भी इमेज रेटिना पे बनेगी तो प्रॉपर तरीके से दिखती है। तो इसके लिए अपने को क्या करेंगे, अब जैसे अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ये मान लो ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स है। तो ये क्या करता है, कोई भी रेज आएंगी, कॉन्वेक्स है तो ये किन्हीं भी चीज़ों को एक जगह पे मतलब एकत्र करने के लिए काम में आता है। कौन सा? कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स, अपन यहाँ पे ये पहले से ही इतनी जगह पे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? ये तो यूज कर ही नहीं सकते कॉन्वेक्स। तो अब अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस होता है कैसा? ऐसा ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसको अवतल लेंस बोलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं। अब इसको अवतल लेंस अपन इसमें यूज करते हैं, जैसे आई हो गई और यहाँ पे ये चित्र इमेज बन रही है और यहाँ पे रेटिना। तो अपन यहाँ पे क्या होता है कि एक अपन लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। वो क्या करता है, इनको थोड़ा सा दूर कर देता है, ठीक है, दूर कर देता है और रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो इसलिए इस बेस पे अपन देखते हैं कि मायोपियम कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपियम अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है। अब ये तो डॉट्स पद्धति तो अपन टीवी में बहुत सारे ऐड देखते हैं। डॉट पद्धति ट्यूबरोक्लेप्सिस के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कब होता है? तो अपन देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कब होता है, जब चाइल्ड माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे निर्माण होता है। सभी में निर्माण होता है उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर बॉर्न होने के बाद में निर्माण कहाँ होता है? बॉर्न होने के बाद में निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसको बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो में निर्माण होता है। ग्लूकोज का संग्रहण किस रूप में होता है? ठीक है, ये हम देख लेते हैं ग्लूकोज का संग्रहण किस रूप में होता है। अब देखते हैं कि हम ग्लूकोज का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे ब्लड में जाएगी तो ब्लड में जाके वो क्या करती है कि हम ब्लड में जाके वो चीज़ें ब्लड में जाएगी और एनर्जी का जो कि एनर्जी हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाता है। वहाँ पे जो भी एनर्जी, जितनी एनर्जी यूज की जाएगी, एनर्जी यूज होने के बाद में वो एनर्जी के रूप में काम करेगी और फंक्शन होते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, जो भी एनर्जी बच जाती है वो ग्लाइकोजन के रूप में अपने लीवर में, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में अपने लीवर में स्टोर होती रहती है। तो ग्लूकोज है वो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रम से कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं? ठीक है, प्रतिजन व प्रतिरक्षी। प्रतिजन का मतलब है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से पाए जाते हैं। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब हो गया एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया AB+, ठीक है, AB+। तो AB आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि इसके एंटीजन कौन कौन से हो गए? A एंड B, और इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। तो A एंड B एंटीजन होते हैं और कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो B इज द राइट आंसर। उसके बाद में है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या क्या दे रखे हैं? दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। प्रेशर लगाने पर, जैसे ही कोई भी गैस है, गैस क्या होते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट पाए जाते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट मीन्स कि इनकी डिफ्रैक्शन जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है कि ये अपने आप में डिफ्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल का मीन्स भी है कि जैसे जैसे ये इनको प्रेशर हटाया जाएगा, ये अपने अपने आयतन बढ़ता जाएगा इनका, और जो कण है आपस में दूर दूर होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन देख सकते हैं
ये कोई कंटेनर होता है, जैसे इसमें कोई प्रेशर लगा रहा है तो गैस ऐसे, जैसे ही हम गैस को इसको प्रेशर को हटा देंगे फिर तो गैस ऐसे ऐसे फैलना चालू कर देगी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको दाब लगने में गैस को आसानी से, तो दाब लगाएं, जैसे किसी भी गैस है, गैस पे दाब लगाएं तो आसानी से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु आणविक स्थान कम हो जाता है, आसानी से संपीड़ित हो जाए, तो बिल्कुल जो कि हम बात कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाता है और आसानी से संपीड़ित हो जाए, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। तो बोथ आर राइट एंड ए एंड बी बोथ आर राइट एंड ए आर द राइट रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट ए, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में होता है किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है। किसी द्रव पर किसी लिक्विड पे अपन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, इसका अपन क्या देख सकते हैं कि कठोर जल तो वैसे ही कठोर जल होता है वो किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है कि हार्ड वाटर, तो इसमें हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, उनको अपना हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर को पीने में तो यूज कर ही नहीं सकते, टू वॉश क्लॉथ विथ सोप, क्लोथ्स को धोने में भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर हार्ड वाटर में करेंगे तो साबुन झाग नहीं देगा। बॉयलर्स में भी यूज नहीं कर सकते, क्रॉप इरिगेशन इसी में भी अपन इसको यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर दे देता हैवी वाटर की जगह हार्ड वाटर की जगह हैवी वाटर, ठीक है, जिसको D2O बोलते हैं। तो हैवी वाटर का यूज अपन कहाँ कर सकते हैं, हैवी वाटर का यूज अपन ओनली फॉर बॉयलर्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या आंसर होगा इसका, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। हार्ड वाटर इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट किस किस के लिए नहीं, किसी के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसमें करेक्ट डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर, ठीक है, कोई भी जैसे आर्द्र वायु है, ह्यूमिड वायु है के संपर्क में आने से कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है, किस यौगिक के बनने के कारण होती है। तो जो ये है कि ह्यूमिड एयर है वो किससे कनेक्ट करेगी, कॉपर से कनेक्ट करेगी, कांटेक्ट करेगी, और वहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। समांगी मिश्रण के उदाहरण बट होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में अपन बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन क्या होता है, H2O। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में अपन बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है, तो ये जैसे ही मिक्स होते हैं, जैसे पानी में अपन सॉल्ट को घोलते हैं, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अलॉय जो होते हैं, अलॉय जो धातु होते हैं, जैसे कि टिन और कॉपर मिक्स करके कुछ और बना देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये एक आंसर नहीं होगा इसका, ए एंड 1 and 2 इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग, क्लोरीन, सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम, सोडियम थायोसल्फेट, इनकी बातें कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन किस में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को अगर कोई आइडिया भी नहीं है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो आइडिया अपन देख सकते हैं, ठीक है। वो आंसर अपन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं क्लोरीन। अब इसमें फर्स्ट में थर्ड एंड ए है, थर्ड एंड फर्स्ट, तो क्लोरीन आर्टिफिशियल रेन में तो बिल्कुल काम नहीं आता, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन में तो काम नहीं आता, तो इसका थर्ड से ही आंसर होगा। तो ए एंड सी में से कोई ना कोई आंसर होगा इसका। तो क्लोरीन को अपन थर्ड से मिला देते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन को क्लोरीन का काम। अब उसके बाद हम देखते हैं सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस का यूज आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है, तो यहाँ से ए बी में भी 1-1 आंसर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम का काम कहाँ पे आता है, ठीक है, मैग्नीशियम का काम कहाँ पे आता है। तो वाइट
मैग्नीशियम का काम आएगा अपने वाइट लाइट इन दी क्रैकर्स। क्रैकर्स में जो भी वाइट लाइट होती है उसके लिए क्रैकर्स में, तो ये मैग्नीशियम सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में जो पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन इंक्लूड, फर्मेंटेशन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन सी होती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू, मिल्क से कर्ड दही बनना, ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ब्राउनिश कलर ऑफ कट एप्पल का ब्राउनिश कलर, ये कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होती। फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है मतलब किण्वन प्रोसेस होती है। किण्वन प्रोसेस का मतलब होता है उन चीज़ों को सड़ाया गलाया जाता है। तो जैसे मिल्क से अपन दही बनाते हैं, तो दही में अपन एक मतलब केमिकल डालते हैं, ठीक है, जैसे कि दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, तो वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। और प्रिपरेशन ऑफ वाइन फ्रॉम द फ्रूट जूस, फ्रूट जूस से जो भी वाइन बनाई जाती है उसमें किण्वन प्रोसेस या फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है ये हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रोकन, तोड़े जाते हैं, एंड बाई द यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इन सिंपल कंपाउंड में। बस ये क्या होता है कि कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव शब्द से समझ में आता है कि प्रिजर्व करने के लिए, कोई चीज़ को प्रिजर्व करने या संरक्षित करने के लिए काम में ली जाती है। तो इसमें क्या है कि डोंट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फूड, ऑब्वियसली जो फूड है उसकी क्वालिटी को रिड्यूस नहीं करती। बी इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये भी सही बात है। और बी इफेक्टिव इन स्मॉल, ऑल थ्री आर राइट। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं इसको, एक समझने का एक तरीका है, जैसे कि अचार जब बनाते हैं, अचार में जो ऑयल डाला जाता है, गर्म करके ऑयल डाला जाता है, वो ऑयल को हम प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने क्वालिटी, फूड की क्वालिटी को नहीं रिड्यूस करता, लॉन्ग टाइम तक चलता है और स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ दीज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद में है कि द नंबर ऑफ मैच पेयर इन दी फॉलोइंग, कौन कौन से मैच पेयर हैं, ठीक है। तो मैच पेयर अपन देखते हैं, पेयर मैच कौन कौन से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, अपन खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या एसिटिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कर्ड या दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं उनमें एस्कॉर्बिक, जिनमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, विटामिन सी पाई जाती है, उनमें क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। तो उनके बीच में, तो इसमें मैच करना है तो ऑल फोर आर मैच्ड। इन ह्यूमन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज यूज, तो ह्यूमन में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज की जाती है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम दोनों को यूज में किया जाता है। और मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस को अपन रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज लिक्विड ऑक्सीजन, तो लिक्विड ऑक्सीजन इज राइट। तो 1 and 3 आर राइट ऑप्शन। तो सेकंड इज रॉन्ग, तो इसको करने के लिए यही कि सेकंड को अपन डिलीट करते हैं, 1 and 3 आर राइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है गैसियस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। जैसे गैस की गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ठीक है। और इसके लिए जैसे खाली पेट के लिए कैप्सूल लिए जाते हैं, ओमेगाप्रेजोल एक कैप्सूल लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खाली पेट के लिए जो सुबह सुबह, तो उनमें जो भी होते हैं वो सेम एंटासिड, तो इनको क्या बोला जाता है एंटासिड बोला जाता है। और एंटासिड लैक्सेप्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, तो एज ए लैक्सेप्टिव एक, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट रीच मैक्सिमम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर तक ऊपर पहुंच गया, उसके बाद में क्या है कि वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का रीज़न क्या है, तो यहाँ स्टार्टिंग में फेंका, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आता है उसका, जैसे हम देखते हैं कि ½ m² ठीक है, ½ m² तो b² क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ है आप बट फेंक रहे हैं तो वो हाईएस्ट ऊंचाई तक जाती है। तो यहाँ पे कहाँ जाके रुकेगी, जहाँ पे उसका b वेलोसिटी उसकी
जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब उसकी ये इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट देखना है अपने को। तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात की जा रही है। इफ़ द बायोंसी फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बायोंसी फोर्स कम है, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो इसका है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कोई भी है ये समुद्र हो गया, मान लो इसी हो गया, यहाँ पे कोई भी एक वो है जहाज है वो फ्लोट कर रहा है। तो अगर बायोंसी फोर्स होता है जो नीचे से फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, नीचे से जो फोर्स लगता है वो, अगर ये बायोंसी फोर्स ऊपर वाले फोर्स मतलब ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है उसका वेट है, वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स दो बायोंसी फोर्स, इसको बायोंसी फोर्स बोल देते हैं, ये बायोंसी फोर्स है। अगर ये लेस होगा तो ये नीचे जो भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा तो ये फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो आंसर ये हो गया, ये रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट आंसर यही सही हो जाए। और ऑप्शन देख सकते हैं, इफ़ द बायोंटी फोर्स इज ग्रेटर होगा तो फ्लोट करेगा, ये सही है। इफ़ द बायोंटी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द देन ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, बिल्कुल सही है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आधा आधा ऐसे वो तैरता रहेगा, ठीक है। तो इफ़ द बायोंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बायोंट फोर्स लेस है, ठीक है, फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट सिंक, ठीक है। तो ये भी सही है। अगर बायोंट फोर्स कम होगा, ठीक है, ये नीचे से लगने वाला फोर्स है ये कम होगा तो ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़। तो 92 का आंसर ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द साउंड, ठीक है। साउंड ट्रेवल मोर स्लोली देन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल स्लोली, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है कि साउंड ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ये होती है। और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली साउंड की लाइट है वो कम होती है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है। साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है, नॉट करेक्ट, रॉन्ग आंसर हो गया कि साउंड वेव है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव कैसी होती है, साउंड वेव होती है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग ये ऐसे चलती है, साइन वेव के फॉर्म में चलती है साउंड वेव, और ठीक है, एनालॉग होती हैं। और ट्रांसफर वेव होती हैं ये ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये 0 और 1 के फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं अपनी ट्रांसफर वेव और ये होती हैं अपनी एनालॉग। तो साउंड वेव एनालॉग होती है, तो आंसर बी इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में है लाइट रेज ट्रेवल इन दी स्ट्रेट लाइन बट थ्रो एन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन पास थ्रो ए कर्व पाथ, दिस इज बिकॉज। हाँ, लाइट वेव ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट वेव है, स्ट्रेट लाइन में वेव ट्रेवल करती हैं, बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर से दे कैन पास थ्रू द कर्व पाथ, ये क्यों चल जाती हैं। तो अब जैसे हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर ये होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देख लें। ऑप्टिकल फाइबर ये होती है, ये कोर होता है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद में यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये जो होती है कोर एंड क्लैडिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमेना ये करता है, टोटल, ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्णांतिक परावर्तन पे काम करता है। तो इसी के बेस पे जो भी जैसे कोई भी लाइट वेव आएगी तो इसमें ऐसे ऐसे होके जल जाते हैं, पूरे कर्पात में चल जाते हैं, उसका कोई भी लाइट है वो है उसका डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक। तो आंसर डी इज राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED। CFL और LED जो कि घर में यूज किए जाते हैं उनके बेस पे कैसे हैं। CFL यूज मरकरी वेपर एंड फास्फोरस टू प्रोड्यूस लाइट, ऑब्वियसली राइट है, वाइल LED लैम्प यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये सही है। और डिफरेंस पूछ रहा है ना, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पेन CFL इज मच हायर देन दी
लाइफ CFL की LED से ज़्यादा होगी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ CFL इज लेस देन कंपेयर टू LED, तो ये सही है। तो इसमें क्या है, विच करेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 इज करेक्ट, तो इसका C आंसर हो जाएगा। हाँ, 9th है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर क्या होता है, ठीक है, मोबाइल चार्जर को अपन देख लेते हैं। मोबाइल चार्जर क्या होता है कि सिंपल सा मोबाइल चार्जर क्या होता है कि हमारे जो घरों में आती है वो 220 वोल्ट की जो भी लाइट करंट आता है वो प्रोड्यूस होता है अपने घरों में। तो अब देख सकते हैं कि हमारे जो भी मोबाइल है वो उसमें ऐसा इतना ज़्यादा नहीं हो। तो अभी जो लेटेस्ट मोबाइल है उनमें 67 वाट 99 वाट इतने तक पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा और स्टेप डाउन, ये जो करंट है उसको स्टेप डाउन करके चलेगा, ठीक है। तो मोबाइल चार्जर में D ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लूटोनियम 290 कैन बी मेड आर्टिफिशियली। Calcium is used in nuclear reactor to absorb unwanted neutron. The availability of uranium-238 in nature is much more than that of uranium-235. तो इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट में इसका ए इज द राइट आंसर कि प्लूटोनियम 239 है, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। कैल्शियम को इसमें यूज नहीं किया जाता अनवांटेड एब्जॉर्ब करने के लिए। कैडमियम रॉड यूज की जाती है, कैडमियम रॉड यूज की जाती है अनवांटेड जो भी नॉइस होती है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। यूरेनियम 235 आर मोर अवेलेबल नेचुरली, 235 नेचुरली अवेलेबल बाय इनरिचिंग यूरेनियम 238, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटर इज मशीन। अल्टरनेटर क्या होता है, जैसे रूरल एरियाज में कभी लाइट नहीं आती तो ट्रैक्टर होता है, उसमें अल्टरनेटर को यूज करके लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर क्या होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या जनरेटर। तो सेम वैसे ही है अल्टरनेटर, ए से समझ सकते हैं अल्टरनेटर। तो इसमें भी क्या अल्टरनेटर करंट आएगी। अल्टरनेटर करंट कौन सी होती है, AC होती है, ठीक है। तो ये क्या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा AC में, ठीक है। तो ये इसका B इज द राइट आंसर। विच इज द रीजन डैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये इसका और सबसे ज़्यादा सटीक हमारा चंद्रयान 3 बताएगा कि मून पर चांद पर कौन नो एटमॉस्फेयर क्यों है। तो इसमें एक ये होता है कि ऐसे, ठीक है। व्हाट इज द रीजन डैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, इसका ये रीजन है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज द लेस देन द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सही है। और एस्केप वेलोसिटी होती है कितनी वेलोसिटी होगी, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो उस अपनी जो भी है पृथ्वी की कक्षा उनसे बाहर निकल जाए और वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करे और जो वापस बाहर नहीं आए। तो जैसे अपन देखते हैं कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके स्पीड से अपन भेजेंगे तो वो अपने यहाँ से पृथ्वी की जो भी कक्षा है उनसे बाहर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी कोई भी चीज़। तो सेम ये अपन मून का देखते हैं, 2 के अराउंड है इसका इसके वेलोसिटी मून की। तो स्टेटमेंट जो 1 है ये सही है, ठीक है। इसका वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये सेकंड है, इसका वेलोसिटी ऑफ मून इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये नहीं होगा, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज वीक। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, इसी वजह से कोई भी चीज़ है कि जो इसकी एस्केप वेलोसिटी है मून की वो 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A and C आर बोथ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर रिलेटेड टू कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन से रिलेटेड कौन सा होता है, कैपिलरी रिएक्शन का अपन देख सकते हैं। कैपिलरी रिएक्शन जहाँ भी किसी भी चीज़ में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि जैसे हम कभी भी घर में पोंछा लगाया जाता है,
पोंछा लगाया जाता है तो उसमें भी एक छोटे छोटे पोर्स आते हैं, इसी वजह से वो पानी को सोख लिया जाता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है, डिजॉल्विंग कॉफ़ी पाउडर इन मिल्क, मिल्क में कॉफ़ी पाउडर वो डिजॉल्व होगा। ये किसका फिनोमेना है, कैपिलरी एक्शन का। द निब ऑफ फाउंटेन पेन एज कट फ्रॉम द मिडल, मिडल से जो भी निब है फाउंटेन पेन की वो कट की जाती है, उसका भी यही कैपिलरी एक्शन। आफ्टर वेटिंग ए चॉक ए लिटिल इट्स गेट कम्प्लीटली वेट। ठीक है, तो ये किसके, ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और एक और जैसे नैपकिन जो यूज करते हैं तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन का ही। इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। तो ये हो गए सारे। तो क्वेश्चन पेपर 1 कोड नंबर 161 जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।